नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम एक बुक है जिसका नाम है त्रिफला ज्योतिष, इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम शतमंजरी राजयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास में भी हमने कुछ योगों के बारे में पढ़ा और आइए इसी में ही हम आगे भी कुछ योगों के बारे में जानने की कोशिश करें। चैप्टर का नाम है शतमंजरी राजयोग। इसमें शत का मतलब 100, 100 राजयोगों के बारे में बताया है। और वो 100 राजयोग तो पढ़ना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने कुछ शुरू के योग पढ़े और अब हमने इसको लास्ट से शुरू कर दिया, जिसमें हमने कल पढ़ा था जय योग, धनाकर्षण योग, क्षेम योग, त्रिलोचन योग। आज अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आता है क्रोध योग। अब क्रोध जैसे शब्द ही क्रूरता वाला हो गया, बदला लेना, साहसी होना। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि क्या है। कह रहे लगन से एकादश स्थान के स्वामी की राशि वाले द्वेषकांड में यदि पंचमेश और राहु द्वेषकांड कुंडली में हो तो क्रोध योग बनता है। अब इसको समझना है। लगन से एकादश स्थान, तो अगर हम चार्ट में देखें तो, और ये लगन है तो लगन से एकादश स्थान यहां हो गया। लगन से एकादश स्थान के स्वामी, अब यहाँ पे हमें स्वामी देखना पड़ेगा। माना यहाँ 7 नंबर राशि है, तो स्वामी कौन बने? शुक्र बने। की राशि वाले द्वेषकांड में, अब कहते हैं कि स्वामी की राशि को कैसे समझा जाए और उसका द्वेषकांड कैसे समझा जाए। कहने का अर्थ है कि उसके स्वामी कितने डिग्री पे हैं, कितने अंशों के हैं और कहां पर बैठे हैं, ये समझना चाहिए। माना इसके स्वामी यहां बैठे हैं और 8 डिग्री के हैं, और अगर 8 डिग्री के हैं तो कौन सा द्वेषकांड हो गया? पहला द्वेषकांड है। अगर 18 डिग्री के हैं तो दूसरा द्वेषकांड हो जाएगा। 28 डिग्री के हैं तो तीसरा द्वेषकांड हो जाएगा। समझे? तो पहला द्वेषकांड क्या होता है? 0 से 10 डिग्री तक। दूसरा क्या होता है? 10 से 20 डिग्री तक, और 20 से 30 डिग्री तक। तो अगर ये यहाँ बैठे हैं तो 7, 8, 9, 10 और 11, 11 नंबर राशि में इसको समझिए। लगन से एकादश स्थान के स्वामी की राशि वाले द्वेषकांड में, स्वामी की राशि हमें पता चल गई कि कुंभ राशि है। अब उसका द्वेषकांड क्या बनेगा, चलिए देखेंगे। अब हमने कहा है 8 डिग्री के तो पहला द्वेषकांड है, और हम जानते हैं कि अगर कोई ग्रह पहले ही द्वेषकांड में है तो वो D3 चार्ट में अपने में ही पहला ही द्वेषकांड है, और अगर दूसरे में है तो अपनी राशि से 5वां स्थान मिलता है, और अगर तीसरा देशकांड होता है तो 9वां स्थान मिलता है। तो यहाँ हमने 18 डिग्री का, चलो हम कह रहे हैं 8 डिग्री नहीं, 18 डिग्री के, अब मुंह से 18 निकला है तो हम 18 ही मानते हैं। इसका मतलब है कि इसके द्वेषकांड की राशि कौन सी बनेगी? 5वीं राशि। जहां बैठे हैं वहां से 5वीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बुध हो गया। आगे कहते हैं कि लगन से एकादश स्थान के स्वामी की राशि वाले द्वेषकांड में यदि पंचमेश और राहु द्वेषकांड कुंडली में हो तो क्रोध योग बनता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहां पर हमें क्या समझना है कि D3 चार्ट में हो। चलिए ऐसा करते हैं, इसका जो हम ये चार्ट बना रहे हैं इसका द्वेषकांड बना लेते हैं। यहाँ पे अगर इसका द्वेषकांड बनाया जाए, एक चार्ट और ले लेते हैं यहाँ पर, और ये कहा जाए कि इसके D3 चार्ट से हम कह रहे हैं यही लगन है, यहीं पर लगन है। ठीक है, चलिए इसको लगन ना भी माने, लगन ये भी हो तो इसका द्वेषकांड तो बनेगा, यहां पर आएगा इसका द्वेषकांड। और आगे बोला है कि यदि पंचमेश, ऐसे में द्वेषकांड में यदि पंचमेश या राहु हो। ठीक है, तो राशि का द्वेषकांड तो हमें समझ आ गया कि पंचमेश, वहां पे पंचमेश हो।
और राहु देशकांड कुंडली में हो तो क्रोध योग होता है। तो हम इसको समझने के लिए हमें D3 तो बनाना पड़ेगा। हमने माना लगन यहाँ पे 15 डिग्री के है, तो 15 डिग्री के लगन का मतलब कि 1 नंबर से देशकांड बनेगा। अब 1 नंबर से देशकांड क्यों बनेगा? क्योंकि दूसरा देशकांड होगा 15 डिग्री पे, तो 9वें से 5वां पहला, ठीक है। ये हम बना रहे हैं D3। शुक्र का जो देशकांड आया, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 3 नंबर आ गया, ठीक है। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे, सही है। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि शुक्र कुंभ राशि में बैठे हुए हैं 18 डिग्री के, तो कुंभ राशि से 5वीं राशि में शुक्र आ गए। उसके बाद इन्होंने बोला है कि यहाँ दोबारा हमें एक्चुअली क्या होता है कि चीजों को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए, तभी हम करें। लगन से एकादश स्थान के स्वामी की राशि वाले देशकांड में यदि पंचमेश, अब देखो क्या यहाँ पर पंचमेश आया, 3 नंबर राशि में D1 में तो पंचमेश आते हैं, लेकिन क्या D3 में भी पंचमेश आएंगे? तो सूर्य, तो यहाँ D1 में तो पंचमेश आ रहे हैं, कोई बात नहीं, और राहु यहाँ पर ही बैठा देते हैं, ठीक है, पंचमेश आ गए। राहु देशकांड कुंडली में हो और राहु, यहाँ पर राहु कहाँ हूं, 3 नंबर में ही आ जाए या 5 नंबर में, इसमें 3 नंबर में ही देश आ जाए, राहु को समझना है। तो राहु हम कह रहे हैं कि माना 22 डिग्री के, तो 22 डिग्री के होने का मतलब है कि हाँ वो 3 नंबर में ही आ जाएंगे अगर 22 नंबर में आएंगे। तो यहां पर राहु आ गए, तो ऐसे में जातक को क्या होता है, क्रोध योग होता है। तो ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति क्रूर, बदला लेने वाला, साहसी, धनी और दानशील होता है। देखो, साथ साथ तो उन्होंने बुरे प्रभाव बताए, कैसे बताए बुरे प्रभाव, क्रूर होता है, बदला लेने वाला होता है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया कि साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है, धनी भी होता है और दानशील भी होता है। तो क्रोध योग का जो मीनिंग जाने, वो मिक्स माने। कैसे मिक्स माने? कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे। अब उसके बाद आता है गोल योग। आशा है आपको ये क्रोध योग समझ आ गया होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा अपनी चार्ट्स पे। गोल योग, यदि पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र नवम में हो, बुध लग्नेश के साथ हो या लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या वर्ग कुंडली में लगन में हो, तो गोल योग होता है। ऐसा जातक विद्वान, विनयान्वित, धनी और भू संपत्ति आदि से समृद्ध होता है। इसको आइए अब हम चार्ट पे समझेंगे, ठीक। चार्ट पे समझने के लिए हम एक नए चार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कुछ नहीं करना, हमने तो पेस्ट करना है। वो कह रहे हैं कि नवम भाव में हो कौन कौन, पूर्ण चंद्रमा। अब यहां समझिए कि पूर्ण चंद्रमा अगर ये नवम भाव में कह रहे हैं, तो 100% सूर्य यहाँ होंगे, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा पर भी होता है। केवल पूर्ण चंद्रमा ही ना हो, और क्या क्या हो, एक सेकेंड, हाँ जी। तो पूर्ण चंद्रमा ही ना हो, बल्कि क्या हो, बृहस्पति और शुक्र नवम में हो। तो चलिए बृहस्पति और शुक्र को नवम में देख लेते हैं। यहाँ पर गुरु, बृहस्पति और शुक्र भी हो, और किससे देखे जाते हो, इससे देखे जाते हो, सूर्य से। बुध लग्नेश के साथ हो, अब यहां पर तो हमें चार्ट की जरूरत पड़ जाएगी, तो हम माना धनु लगन का ही चार्ट बनाते हैं, और यहाँ ये स्थिति होती है। अब यहां अगर हमने धनु लगन का चार्ट बनाया, तो हमें बुध को भी क्या करना पड़ेगा, इनके साथ बैठाना पड़ेगा। किनके साथ? गुरु के। तो हम कहते हैं धनु लगन का नहीं बना रहे हम, वृषभ लगन का बनाएंगे, ठीक है। अब लग्नेश के साथ में फिर यही आ जाएंगे, चलो कोई और बना लेते हैं, सैटर्न का बनाते हैं, कुंभ राशि का बनाते हैं। तो जब हम कुंभ राशि का चार्ट बना रहे हैं, तो अब यहाँ पे पढ़ें
कि यदि पूर्ण चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र नवम में हो, बुध लग्नेश के साथ हो, या लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। कंडीशन इन्होंने दो तीन बता दी कि या तो उसके साथ हो, हम कह रहे हैं शनि और बुध यहां बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ भी तो बोला है, हमने साथ बिठा दी। दूसरी कंडीशन इन्होंने बोली है लगन, लग्नेश को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, या वर्ग कुंडली में लगन में हो। एक कंडीशन बोल दी है कि आप D9 वगैरह में देख लो, कहीं पर आपको दिखे कि लगन में है, तो गोल योग होता है। अब ऐसा जातक, इसको क्या बोल रहे हैं, गोल योग। अब गोल योग का फायदा क्या है? ऐसा जातक विद्वान होता है, विनयान्वित होता है, विनय मतलब बहुत प्यार से बोलने वाला, धनी होता है, भू संपत्ति आदि से समृद्ध होता है। तो ये एक अच्छा योग माना गया है। अब आता है नेक्स्ट, मरुत योग। यदि लगन में शुभ ग्रह हो, लगन से तृतीय भाव में या छठे में या 11वें में राहु हो, तो मरुत योग होता है। ऐसा जातक पाप कर्म नहीं करता, उसको कभी विपत्ति नहीं होती। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। एक चार्ट हम यहाँ देख ले लेते हैं। मरुत योग, इसका क्या नाम है, मरुत। लगन में तो शुभ ग्रह और एकादश में राहु। क्या लिखा है, यदि लगन में शुभ ग्रह हो, लगन से तीसरे, छठे या एकादश में, केवल 11वें में नहीं बल्कि इनका या तो यहां पर या यहां पर, यानी कि त्रिशढ़ाय भावों में अगर राहु हो तो मरुत योग होता है। तो ऐसा जातक क्या बोला है, ऐसे जातक कभी पाप कर्म नहीं करता, उसको कभी भी विपत्ति नहीं आती। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगी, उसमें ये योग बनता है। तो जो चार्ट अभी आपके सामने है, इस चार्ट में देखिए, लगन में शुभ ग्रह और तीसरे भाव में राहु। तो इस कुंडली में साफ साफ दिखाई देता है कि मरुत योग बनता है। और मरुत योग की क्या हमने खासियत पढ़ी है, इसको भी हमें समझना चाहिए। मरुत योग कहता है ऐसा जातक कभी पाप कर्म नहीं कर सकता और इसको कभी विपत्ति नहीं आती। ठीक है, छोटे मोटे चैलेंजेस लाइफ में रहते ही हैं हर एक के, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत ऐसी आ जाए ये ऐसा नहीं होता, ईश्वर उसको बचा के हमेशा ले जाता है। अब नेक्स्ट आता है श्रीमती योग। श्रीमती योग में क्या लिखा है, नवमेश और दशमेश का परस्पर स्थान विनिमय हो, लग्नेश नवमेश या दशमेश के साथ बैठा हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो श्रीमती योग होता है। ऐसा योग, ऐसा जातक दीर्घायु, भाग्यशाली और उच्चाधिकारी होता है। इसके लिए भी हम एक चार्ट को देखकर समझ सकते हैं कि क्या श्रीमती योग बन रहा है। ये जो सामने आपके चार्ट है, इसमें देखिए, पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या कही है। कहा है नवमेश और दशमेश का परस्पर स्थान विनिमय हो, तो दशमेश और नवमेश का स्थान विनिमय, देखिए ये मंगल और ये शुक्र दोनों स्थान परिवर्तन किए हुए हैं। दूसरी बात लिखी है, लग्नेश नवमेश या दशमेश, लग्नेश हो या नवमेश हो या दशमेश के साथ बैठा हो। कौन बैठा हो, लग्नेश बैठा हो। लग्नेश किसके साथ बैठा हो, नवमेश या दशमेश के साथ बैठा हो। तो देखिए, अगर हम इसको अब चार्ट को समझे, तो लग्नेश यहाँ पर सैटर्न है, तो सैटर्न तो ना नवमेश के साथ है ना ही दशमेश के साथ है। तो अब हम कैसे समझे इसे, उन्होंने कहा या तो नवमेश के साथ बैठा हो या फिर, लेकिन अगर नहीं है तो हम बैठा देते हैं, चार्ट में थोड़े से चेंजेस करते हैं।
हम अगर मंगल को बिठाएंगे तो मंगल तो खुद दशमेश है। तो या हम ये करें, या अगर स्थान विनिमय हो रहा है यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो लग्नेश है वो या तो नवम भाव में है, इनको इधर ही बैठाना पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं कि दशमेश यहाँ ही आकर, दशमेश यहाँ ना होके यहाँ है। अब आगे देखें क्या लिखते हैं। कह रहे हैं कि लग्नेश नवमेश या दशमेश के साथ बैठे हो और उन पर बृहस्पति की दृष्टि हो। तो अब बृहस्पति की दृष्टि चाहिए, तो बृहस्पति इनके यहाँ है, चलिए इनको भी यहाँ से मूव करा देते हैं। कहाँ से इनकी दृष्टि करवाएं? या तो यहाँ पे बिठा दें तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देख लेंगे, नहीं तो यहाँ बैठा देते हैं गुरु जी को और कहते हैं यहाँ से देखिए। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी बन गई, इसको बोलेंगे श्रीमती योग। अब कैसे कहते हैं, श्री और मति का मतलब क्या है, हमें ये क्या समझना चाहिए। श्री होती है धन, लक्ष्मी है ये, श्री मतलब लक्ष्मी, और मति मतलब बुद्धि। तो लक्ष्मी की बुद्धि वाली ज्ञानी, ज्ञान से संबंध बता रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति भी तो ज्ञान है। तो ऐसा जातक बहुत दीर्घायु होता है, भाग्यशाली होता है, उच्च अधिकारी होता है, उच्चाधिकारी होता है। आगे देखिए राजपद योग को समझते हैं। राजपद योग कहता है यदि लग्न और चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम हो, उन्हें 4 ग्रह देखते हो तो राजपद हो योग होगा। ऐसा जातक भाग्यवान राजा के समान वैभव युक्त होता है। अब बात आती है वर्गोत्तम का क्या मीनिंग है, इसे हमें समझना चाहिए। वर्गोत्तम वो ग्रह होते हैं जो D1 चार्ट में जिस राशि में बैठे हो, D1 राशि में जिस चार्ट में D1, जैसे हमने कहा 4 नंबर में चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये है D1 चार्ट। और D9 चार्ट में भी वर्गोत्तम हो जाए, किसी भी जगह पर चले जाए लेकिन राशि वही रहे। अब यहाँ पे तो मैंने स्व राशि बना दी, कोई और राशि भी हो सकती है। 11 नंबर राशि में चंद्रमा हो सकते हैं, किसी भी राशि में हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर वर्गोत्तम हो जाए चंद्रमा। तो क्या बोला इन्होंने कि यदि लगन और चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम होने चाहिए ऐसे में। ठीक है, तो लगन और वर्गो चंद्रमा कैसे, कि लगन किसी का 11 नंबर राशि था, उसका वो भी वर्गोत्तम हो गया। अब मैं तो 11 नंबर कह रही हूँ, लेकिन वो कोई और भी हो सकता है, लगन वर्गोत्तम होने की कंडीशन कोई और भी हो सकती है। तो चलिए एक कोई ऐसा चार्ट देखते हैं जिसमें लगन। तो जब हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ लगन वर्गोत्तम है। कैसे लगन वर्गोत्तम है, यहाँ पर भी 11 नंबर राशि है लगन में, यहाँ पर भी 11 नंबर राशि है लगन में। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ चंद्रमा को देखिए, तो चंद्रमा यहाँ 9 नंबर राशि में, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा 2 में है, तो इसको वर्गोत्तम नहीं कहेंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि चंद्रमा अगर वर्गोत्तम करने होने चाहिए तो चंद्रमा को भी यहाँ होना चाहिए था। तो ये जो योग है राजपद योग, लगन और चंद्रमा दोनों के वर्गोत्तम होने से होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, लगन और चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम हो, उन्हें 4 ग्रह देखते भी हों, तब राजपद योग होता है। ऐसा जातक भाग्यवान राजा के समान वैभव युक्त होता है। कोई ना कोई चार्ट तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसमें। अगला श्लोक ये पढ़ते हैं। कहते हैं श्रृंगाष्टक योग, यदि लगन नवम पंचम में शुभ ग्रह हो तो श्रृंगाष्टक योग होता है। ऐसे जातक के जीवन काल को यदि 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग कठिनाइयों में बीतता है, दूसरा और तीसरा समृद्धि में बीतता है। तो ये तो योग आपको कई चार्ट्स में मिल सकता है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी चार्ट में मिले तो आप लोगों को दिखाऊं कि लगन में शुभ ग्रह हो कहाँ पर, दूसरा नवम में और पंचम में
शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक समृद्ध होता है। बचपन चाहे, तो कहा गया है कि ऐसे जातक के जीवन को अगर तीन भागों में बांटा जाए तो बचपन में कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा भाग समृद्धि में बीतता है। तो अगर ये योग, कौन कौन से योग, श्रृंगाष्टक, राजपद, श्रीमती योग, मरुत योग, गोल योग या क्रोध योग आपके चार्ट में लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमसे शेयर कीजिए उसकी स्थिति को। आशा है ये योग पढ़ना आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आगे अब हम और योग लेकर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। लंबी स्टोरी से मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो धर्म योग, धम्म योग, भद्र योग, नालिक योग, अमर्क योग और कामिनी योग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।